Hello guys, welcome to my YouTube channel. In this particular lecture, we will discuss about the microbes in human welfare. तो एनसीईआरटी बायोलॉजी का ये चैप्टर नंबर 10th है। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे माइक्रोब्स के बारे में जो ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो माइक्रोब्स हेल्प करते हैं, जैसे हम एनारोबिक फर्मेंटेशन करें या एरोबिक फर्मेंटेशन करें। एनारोबिक फर्मेंटेशन करें तो उसमें जैसे फर्मेंटेशन प्रोसेस जितनी भी होती है, जैसे हम कहें कि तो एल्कोहल बनाया जाता है या योगर्ट बनाया जाता है। तो ये सारी चीजें बनाने में जो हेल्प करते हैं उस कौन होते हैं? माइक्रोब्स होते हैं। तो माइक्रोब्स हमारे लिए नुकसानदायक भी हैं, ये हार्मफुल भी होते हैं। बट कुछ ऐसे बेनिफिशियल माइक्रोब्स होते हैं जो हमारी लाइफ को बहुत ही आसान बनाते हैं। जो हमारे खाने वाली चीजें हैं, जैसे हम मिल्क की बात करें, कर्ड की बात करें, योगर्ट की बात करें ना, तो ब्रेड की बात करें, तो ये सब चीजें कौन बनाता है? ये माइक्रोब्स की हेल्प से चीजें बनती हैं। ओके। तो सबसे पहली बात करते हैं माइक्रोब्स। तो इसमें हम बात करते हैं हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले हाउस होल्ड एप्लीकेशंस की बात करें तो जैसे दही बनाते हैं घर में, तो उसमें क्या होता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो उसमें क्या होता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया जो होता है, ये क्या करता है? जो मिल्क होता है उसको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यहाँ पे रिएक्शन करता है उसी के अंदर, या उसको मिल्क को कन्वर्ट कर देता है किसमें? कर्ड में या दही में कन्वर्ट कर देता है। ओके। जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? दीज आर प्रोड्यूस्ड एसिड दैट कोगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन। ये क्या करते हैं? जो मिल्क प्रोटीन होती है उसको क्या कर लेते हैं? डाइजेस्ट कर लेते हैं। दूसरे नंबर पे देखते हैं, क्या स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड दैट इज एडेड टू द मिल्क फॉर कर्डलिंग एक्ट एज एन इनोकुलम कंटेनिंग थाउजेंड्स ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज विच फर्दर मल्टीप्लाई। अब जैसे हम बात करते हैं, जैसे कभी कभी घर पे होता नहीं कि मान लीजिए ये दूध गर्म दूध है और इसमें क्या करें हम? दही थोड़ा सा दही डाल दें, कर्ड डाल दें, है ना? थोड़ा सा कर्ड अगर इसमें डाल देंगे तो उसमें क्या हम हजारों बैक्टीरिया होते हैं, लाखों बैक्टीरिया होते हैं। अगर हम 10 ग्राम दही की भी बात करें तो उसमें क्या हजारों बैक्टीरिया हैं, है ना? तो इस मिल्क में अगर हम उसको डाल दें तो ये क्या करेगा? ये क्या करेगा जल्दी, जब इसमें उस दही में जो भी बैक्टीरिया उपस्थित हैं, पहले से प्रेजेंट है, वो क्या करेंगे? जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करेंगे और उसको क्या करेंगे? उसकी जो प्रोटीन है उसको क्या कर लेंगे? डाइजेस्ट करेंगे और उस मिल्क को ये क्या कर्ड बना देते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया enhances the nutrition value of the milk by increasing विटामिन B12। और जो ये बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं? विटामिन B12 को बढ़ा देते हैं दही में। ओके। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैब LAB प्रेजेंट इन स्टमक प्रिवेंट इन्फेक्शन। और हमारे शरीर में, हमारी बॉडी के अंदर जाके ये क्या करते हैं? जो इन्फेक्शंस होते हैं उनको रोकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं हम फर्मेंटेशन की। फर्मेंटेशन क्या होता है? अ, जैसे इडली डोसा की बात करें, है ना? तो जो इडली डोसा डफ जो होता है, जो गूथा जाता है आटा, इज फर्मेंटेड बाय द बैक्टीरिया। तो वो भी क्या होता है? जो इडली बनती है उसका जो डफ होता है, जो ये डफ होता है, उसको क्या करते हैं? उसको बैक्टीरिया ही फर्मेंट करता है। which is produce CO2 गैस एंड गिव इट पफ्ड अप अपीयरेंस। और उसमें क्या होती है? CO2 का फॉर्मेशन हो जाता है। CO2 का फॉर्मेशन हो जाता है, उसके कारण क्या होता है? वो बहुत ज्यादा स्वेल कर जाता है, फूल जाता है। जो डो होता है वो क्या यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड्स। जो डो होता है वो क्या करता है? ब्रेड बनाने के लिए हेल्प भी करता है। जैसे इसे हम क्या कहते हैं? बेकर्स ईस्ट कहते हैं। जैसे सैकेरोमाइसीस सेरिविसी। तो सैकेरोमाइसीस जो सेरिविसी है उसे हम क्या कहते हैं? बेकर्स ईस्ट कहते हैं। ओके। जैसे टोडी की बात करें, टोडी क्या है? अ ट्रेडिशनल ड्रिंक फ्रॉम साउथ इंडिया मेड बाय द फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम द पाम ट्री। तो जो पाम ट्री होता है उसमें भी जो टोडी होती है, तो एक ट्रेडिशनल मिल्क है जिसे हम ताड़ी कहते हैं, है ना? तो ताड़ी भी किस चीज की बनती है? जो पाम ट्री से निकलती है ताड़ी,
उसमें भी क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है बाय द लैब, या हम कहते हैं बैक्टीरिया होते हैं जो माइक्रोब्स होते हैं। फिर बात करते हैं चीज मेकिंग। चीज मेकिंग में क्या होता है, द बैक्टीरिया प्रोपियोनी बैक्टीरियम सारमैनी is used for Swiss cheese, used in Swiss cheese to give it a characteristics whole by producing a large amount of carbon dioxide। इसमें क्या होता है, प्रोपेनियो बैक्टीरियम यूज होती है और क्या बनाती है, चीज का फॉर्मेशन हो जाता है। और रॉकफोर्ड चीज इज राइपेंड बाय ग्रोइंग द सर्टेन फंजाई ऑन देम टू गिव देयर स्पेसिफिक फ्लेवर। इसमें कई सारे फंजाई भी होते हैं जो क्या करते हैं, वहां पे ग्रो कर जाते हैं और उसे एक स्पेसिफिक फ्लेवर का फॉर्मेशन करते हैं उसके अंदर। ओके, फिर देखिए हम बात करते हैं, अभी तक हमने बात करी होम एप्लीकेशंस के बारे में, जो हम घर पे जो यूज करते हैं या हाउस होल्ड जो एप्लीकेशन होते हैं उसके बारे में। अब बात करेंगे हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के बारे में। तो सबसे पहले बात आती है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस का मतलब क्या है। यहाँ जैसे हम एथिल अल्कोहल बनाना है ना, वाइन बनती है, तो ये सारी चीजें बनती हैं कि इसमें इसमें भी क्या होते हैं, बैक्टीरिया यूज होते हैं और एक प्रोसेस होती है, उससे क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन होती है। ये फर्मेंटेशन वाली पूरी प्रोसेस किसमें होती है, बायो फर्मेंटर में। किसमें, बायो फर्मेंटर, फर्मेंटर। ओके, इसको दूसरा नाम भी हम कहते हैं बायो रिएक्टर। क्या कहते हैं, बायो रिएक्टर। तो ये दारू जो बनाई जाती है, ये वाइन्स जो बनाई जाती है, बियर बनाई जाती है, किसमें बनाई जाती है ये सब, इसमें इनका भी फर्मेंटेशन होता है। ओके, अब आगे देखते हैं, ये सभी क्या है, ये फर्मेंटर है, ये सभी क्या है, फर्मेंटर है। इसी के अंदर पूरी फर्मेंटेशन वाली प्रोसेस करी जाती है। ऑन इंडस्ट्रियल स्केल फर्मेंटेड बीवरेजेस, जैसे बीवरेजेस हो गए, जैसे हम वाइन की बात करें, बियर की बात करें, अल्कोहल की बात करें, बायोटिक्स हो गए, एंटीबायोटिक्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, और कई सारी चीजें इसमें बनाई जाती हैं। फर्मेंटेड बीवरेजेस की बात करें तो इसमें बहुत सारे बीवरेज बीवरेजेस आते हैं, जैसे इन्हें ब्रीवर्स ईस्ट भी कहते हैं, जो जो इसमें यूज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ब्रीवर्स ईस्ट कहते हैं। जितने भी बीवरेजेस बनाए जाते हैं इसमें, तो इसमें क्या होते हैं, जैसे वाइन्स हो गए, बीवरेज जो बनाते हैं, जैसे बियर हो गया, विस्की हो गया, ब्रांडी हो गया, रम हो गया, एटसेट्रा, जितनी भी चीजें होती हैं, किसको कौन बनाता है, सैक्रोमाइसीस सेरेवेसी इसको बनाता है। इसे हम कहते क्या है, ब्रीवर्स ईस्ट। ओके, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द रॉ मटेरियल एंड प्रोसेसिंग। ये डिपेंड, जो जैसे रम हो गया तो अलग अलग तरह के कैटेगरीज इनको दी जाती हैं, तो ये रॉ मटेरियल पर डिपेंड करता है कि बियर बनेगी, कि वाइन बनेगी, कि विस्की बनेगी। ओके, if fermented broth is distilled, then brandy and rum are produced, while wine and beer are produced without distillation। तो अगर डिस्टिल्ड ब्रॉथ होगा तब क्या बनेगी, ब्रांडी एंड रम बनता है। अगर डिस्टिलेशन नहीं होगा तब क्या बनेगा, बियर एंड वाइन्स बनती हैं। ओके, अब बात हम करते हैं एंटीबायोटिक्स की। तो एंटीबायोटिक की बात करें तो एंटीबायोटिक क्या होती हैं, अ सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेयर दे ग्रो। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जहाँ पे ये सरवाइव करते हैं, जहाँ पे रहते हैं, ये क्या करते हैं, जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी ग्रोथ को, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, उनका जो डेवलपमेंट है, उन्हें क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, या उन्हें उनके उनकी जितनी भी लाइफ प्रोसेस है उसमें इंटरफेरेंस उत्पन्न करते हैं और उनका ग्रोथ क्या करते हैं, रोक देते हैं। Antibiotics are chemical substance produced by certain microbes that kill or retard the growth of the other microbes। तो जो एंटीबायोटिक्स होती हैं यही करती हैं, ये क्या करती हैं, खुद तो सरवाइव करेंगे, जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो डिजीज काजिंग माइक्रोब्स हैं, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। ओके, पेनिसिलिन डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो बहुत पूछा जाता है कि पेनिसिलिन को किसने डिस्कवर किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। was the first antibiotic to be discovered। तो पेनिसिलिन सबसे पहली एंटीबायोटिक कौन बनाई गई, पेनिसिलिन बनाई गई। ओके, और
Fleming discovered it by chance when he was working on the bacterium Staphylococcus. He discovered the growth of the Staphylococcus seeds in the culture plates where Penicillium notatum was grown. अब ये क्या कर रहे थे, ये अपनी लैब में काम कर रहे थे और वहां ये बाय चांस इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी, जो वैक्सीन बनी थी। तो उन्होंने देखा कि जो स्टेफाइलोकोकस है उसकी जो ग्रोथ है उस कल्चर मीडियम में वो रुक गई, और वहां पे ग्रो कौन किया, वहां पे ग्रो कर गया कौन, पेनिसिलियम नोटेटम। और पेनिसिलिन का जो पेनिसिलिन किससे बनती है, इसी से बनती है। तो उन्होंने क्या किया कि इसको पेनिसिलियम नोटेटम को कहा कि ये क्या है, ये एंटीबायोटिक है, इससे एंटीबायोटिक बनी, और एंटीबायोटिक का नाम क्या रखा इन्होंने, पेनिसिलिन। ओके। Later on, its use as an effective antibiotic was established by Chen and Flore. उसके बाद क्या हुआ, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन हुआ। उसका नाम किसने किसने बनाया इसको, चेन एंड फ्लोरे ने बनाया था। अब देखिए यहाँ कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और उनके द्वारा कौन कौन से सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं उनके बारे हम बात करेंगे। जैसे सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, फिर क्या है सब्सटेंस हो गए। तो सबसे पहले जैसे फंगस हो गया, जैसे फंगस का नाम क्या है, एस्परजिलस नाइजर। तो ये क्या बनाते हैं, इसमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड, ये सिट्रिक एसिड बनाते हैं। बैक्टीरियम की बात करें, बैक्टीरिया की एसिटोबैक्टर एसिटी, तो ये क्या बनाते हैं, एसिटिक एसिड। तो एसिटी से एस्टिक एसिड। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम, ये क्या बनाते हैं, ब्यूटारिक एसिड बनाते हैं। ओके। अब देखिए लैक्टोबैसिलस की बात करें, बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस, ये क्या बनाते हैं, लैक्टिक एसिड बनाते हैं। सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, जिसे हम ईस्ट ब्रीवर्स ईस्ट कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते, क्या बनाते हैं, इथेनॉल का फॉर्मेशन करते हैं। स्टेफाइलो स्ट्रेप्टोकोकस क्या बनाता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज्ड एज अ क्लॉट बस्टर फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल ऑफ अ पेशेंट विद मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ओके। फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, तो ये क्या करता है, साइक्लोस्पोरिन ए होता है इसमें, ये क्या किसमें यूज किया जाता है, यूज्ड एज इम्यून सप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। जब ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन होता है तो उसमें ये दिया जाता है, कौन दिया जाता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। फिर मोनेस्कस परप्यूरियस आता है, जो क्या बनाता है, स्टैटिन्स बनाता है। ये क्या करते हैं, जो ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको कम कर देते हैं। तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को लोअर करता है ये। ओके। अब देखिए यहाँ कई सारी चीजें आती हैं, जैसे माइक्रोब्स इन सेवेज ट्रीटमेंट। तो कुछ ऐसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि इंटरमीडिएट के एग्जाम में बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे सीवेज ट्रीटमेंट में कौन कौन से माइक्रोब्स यूज होते हैं। ओके। तो इसमें हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स एप्लीकेशन इन सीवेज ट्रीटमेंट एंड बायोगैस प्रोडक्शन। तो माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटा। तो सीवेज होता क्या है, जो ह्यूमन का एक्सक्रीटा होता है उससे बनता है। ओके। इट मे कंटेन मैनी माइक्रोब्स विच मे बी पैथोजेनिक ऑल्सो। और जो ह्यूमन का एक्सक्रीटा होता है, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होते हैं, उसमें बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। सीवेज डिस्पोजल ह्यूज प्रॉब्लम, और सीवेज डिस्पोजल की बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, उससे हमें बहुत सारी बीमारी भी फैलती हैं और बहुत सारा पोल्यूशन भी फैलता है। इट कैन नॉट बी डायरेक्टली डिस्पोज्ड इनटू द रिवर, और इन्हें हम मतलब डायरेक्टली रिवर्स में नहीं डिस्पोज कर सकते हैं। एंड स्ट्रीम, रिवर और स्ट्रीम में नहीं डायरेक्टली नहीं कर सकते। फिर हेंस इट इज टू बी ट्रीटेड फर्स्ट इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिन्हें हम कहते हैं एसटीपीज। The heterotrophic microbes present in the sewage itself and aid in its treatment। जो सीवेज होता है उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स होते हैं। जो सीवेज पाया जाता है उसमें बहुत सारे हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स होते हैं, जो वहाँ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं और सीवेज के ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं।
ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज इंक्लूड्स टू स्टेजेस, दो तरह की स्टेजेस होती हैं, एक प्राइमरी स्टेट हो ट्रीटमेंट होता है, एक सेकेंडरी स्टेज होती है जिसे हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट कह सकते हैं। तो जैसे हम प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ क्या होते हैं, जैसे फिजिकल रिमूवल, निकाल के फेंक दिया उसको, है ना। तो यहाँ क्या होता है, इन्वॉल्व्स फिजिकल रिमूवल ऑफ द पार्टिकल बाय फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। तो यहाँ दो तरह की प्रोसेस होंगी, जैसे हम फिल्ट्रेशन कर दें, जैसे मान लीजिए नदी कहीं निकल रही है, उसमें बहुत सारा सीवेज पड़ा है, तो उसमें क्या करें, जाल लगा दें। जाल लगा के जितना भी एक्सक्रीटा है, एक्सक्रीटरी मटेरियल है, जितने भी वेस्ट हैं उनको हम बाहर निकाल के रख दें और कहीं अलग जाके उसको डिस्पोज कर दें। तो ये होते हैं फिजिकली ट्रीटमेंट होते हैं। तो इनिशियली सबसे पहले करते क्या है, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन इज यूज्ड टू रिमूव फ्लोटिंग डेब्रिस। पानी में जितनी भी फ्लोटिंग डेब्रिस होते हैं उनको क्या करते हैं, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन होता है। देन उसके बाद क्या होता है, देन ग्रिट जैसे सॉइल हो गया, स्मॉल पेबल्स हो गए, वो कैसे होते हैं, सेडिमेंटेशन से अलग किए जाते हैं। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हम पानी की बात करें तो पानी इसमें है, इसमें पानी है, इसमें बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, और इसको हम क्या कर दें, सेडिमेंटेशन कर दें इसका, है ना। तो जो जितनी भी डेब्रिस होगी वो क्या होगी, नीचे बैठ जाएगी, है ना, नीचे बैठ जाएगी और हमारा जो प्योर वाटर होगा वो निकल आएगा। Solid that settle down from the sludge while the supernatant forms the effluent। जो सॉलिड्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं और वो क्या बनाते हैं, स्लज बनाते हैं, और जो सुपरनेटेंट होते हैं वो क्या बनाते हैं, इफ्लुएंट बनाते हैं। ओके, इफ्लुएंट इज टेकन फॉर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। जैसे मान लीजिए यहाँ क्या होगा, सुपरनेटेंट होगा, है ना, और क्या होगा, स्लज होगा। तो जो सुपरनेटेंट है उसको हम क्या करेंगे, जो इफ्लुएंट है उसको निकाल के हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं। ओके, अभी जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, जो इफ्लुएंट है, इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज हैं, उसको हम दूसरी प्रोसेस के लिए ले जाएंगे। वहाँ क्या होगा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में तो सबसे पहली प्रोसेस क्या होगी, इफ्लुएंट इज पास्ड थ्रू द एरेशन टैंक। जो एरेशन टैंक होगा उसके थ्रू क्या करा जाए, पास किया जाएगा। फिर कांस्टेंट एजिटेशन होगा, एयर पम्प्ड, एयर द्वारा पंप किया जाएगा। विग्रस ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया, और वहां होगा क्या, जो एयर के संपर्क में बैक्टीरिया क्या करेंगे, बहुत ज्यादा ही ग्रोथ करेंगे। उसके बाद क्या होगा, जो बैक्टीरिया होंगे उसके अंदर का जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल होगा उसका कंजम्पशन कर देंगे, और वहां हो क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन बीओडी, जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वहां पे उसकी कमी हो जाएगी। फिर क्या होगा, बीओडी इज अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द बैक्टीरिया टू ऑक्सीडाइज एंड ऑल द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द इफ्लुएंट। तो बीओडी क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसको कहते हैं। जो बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया को भी तो ऑक्सीजन चाहिए। तो बीओडी जितनी भी इम्प्योरिटीज उस वाटर में, अगर हम वाटर की बात करें तो अगर कम हो जाएगी तो मतलब एकदम नॉर्मल सी बात है, बीओडी भी कम हो जाएगी। नेचुरली इफ ऑर्गेनिक मैटर डिक्रीज, अगर ऑर्गेनिक मैटर अगर डिक्रीज हो गया, अगर ऑर्गेनिक मैटर अगर डिक्रीज हो गया तो बीओडी भी डिक्रीज हो जाएगी। और उसके बाद अगर बीओडी डिक्रीज हो गया, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर कम हो गई, तो पॉल्यूशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यहाँ कई सारी चीजें होती हैं, जैसे फ्लोक होता है, फ्लॉक क्या होता है, फ्लॉक होता है बैक्टीरिया प्लस फंगल फिलामेंट। बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट के जो मिक्सचर होता है, मेश लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्लॉक कहते हैं। When BOD and hence pollution is reduced, effluent is passed into the settling tank। और जैसे बीओडी कम हो गई तो उसके बाद क्या करेंगे, पॉल्यूशन रिड्यूस हो जाएगा, तो इफ्लुएंट को हम पास करेंगे सेटलिंग टैंक के थ्रू। और वहाँ क्या होगा, हेयर फ्लोक सेटल डाउन, जो बैक्टीरिया हैं जितने भी, फंगल फिलामेंट जितने भी, वो सेटल डाउन हो जाएंगे। और उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, उससे हम क्या कहेंगे, एक्टिवेटेड स्लज कहेंगे। ओके, अब आगे देखते हैं, जैसे यहाँ क्या है कि फेट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लड। तो फेट का है, क्या है एक्टिवेटेड स्लज का, तो स्मॉल पार्ट पंप बैक टू द एरेशन टैंक वेयर इट एक्ट एज अ फ्लो फॉर द नेक्स्ट साइकिल। और जो स्मॉल जो पार्ट है वो फिर से उसको एरेशन चैम्बर में डाला जाएगा। एरेशन चैम्बर में जब डाला जाएगा उसके बाद वो जो निकलेगा तो वो भी फ्लॉक कहलाएगा। फ्लॉक मतलब बैक्टीरिया हो और फंगल फिलामेंट हो, और रिमेनिंग जो पार्ट होगा पंप इनटू द
एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, और जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसको हम क्या करेंगे, जो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर है उसके थ्रू उनको हम पास करेंगे। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर क्या होते हैं? इन एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर एनारोबिक बैक्टीरिया एक्ट ऑन द एक्टिवेटेड स्लज टू प्रोड्यूस बायोगैस। अब वहां पे क्या बनेगी, जो एरोबिक एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर है वहां पे क्या बनेगी? एनारोबिक का मतलब क्या है, यहाँ पे O2 नहीं होगी फ्री फॉर्म में, तो वहां क्या बनेगा? CO2 बनेगा, H2S बनेगा एंड CH4 बनेगा। The effluent from secondary treatment plant is released into the water bodies. Microbial technology for the sewage treatment is so effective that no human technology has been able to beat it till date. तो ह्यूमन टेक्नोलॉजी अभी तक कोई भी वर्क नहीं कर पाई है। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं फॉर द सीवेज ट्रीटमेंट के लिए, वही हैं। ओके, अब माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ द बायोगैस की बात करें तो माइक्रोब्स बायोगैस के प्रोडक्शन में कैसे हेल्प करते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आगे क्या है, माइक्रोब्स प्रोड्यूस मैनी गैसेस ड्यूरिंग देयर मेटाबॉलिज्म। द टाइप ऑफ द गैस प्रोड्यूस डिपेंड अपॉन द सबस्ट्रेट दे ग्रो ऑन द एंड द टाइप ऑफ द माइक्रोब। तो गैस जैसे जो प्रोड्यूस होती है वो किस पे डिपेंड होता है? माइक्रोब्स टाइप, माइक्रोब का टाइप क्या है उस पर डिपेंड करेगा। एनारोबिक बैक्टीरिया यूजुअली प्रोड्यूस मेथेन along with the, अगर मान लीजिए CO2 है, H2 है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वहां पे बनेगा क्या? मेथेन बनेगा। वहां पे बैक्टीरिया जो होंगे एनारोबिक बैक्टीरिया होंगे। बैक्टीरिया आर कॉल्ड मेथेनोजेंस, और इन इस तरह के जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो मेथेन का फॉर्मेशन करते हैं विद द CO2 एंड H2 गैस, तो उसे हम क्या कहेंगे? मेथेनोजेंस कहेंगे। और जैसे बैक्टीरिया का नाम अगर पूछा जाए एग्जाम में तो क्या बताएंगे? मेथेनोबैक्टीरियम। ओके, मेथेनोजेंस आर commonly found in the anaerobic sludge as in sewage treatment एंड इन द र्यूमेन ऑफ द कैटल। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? जैसे सीवेज सीवेज जो ट्रीटमेंट होता है, एनारोबिक जो स्लज होता है उसमें भी पाए जाते हैं। जैसे सीवेज ट्रीटमेंट की बात करें और कहाँ पाए जाते हैं? जो र्यूमेन होता है, र्यूमेन ऑफ द कैटल, जो कैटल्स होते हैं जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, तो उनकी भी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें भी बहुत सारे मेथेनोजेंस पाए जाते हैं। इन द र्यूमेन्स ऑफ द कैटल्स दीज बैक्टीरिया हेल्प इन सेल्यूलोज डाइजेशन। तो हमें पता है कि जो जितने भी कैटल्स होते हैं वो ज्यादातर क्या खाते हैं? घास खाते हैं। तो वो क्या करते हैं? सेल्यूलोज के डाइजेशन में भी मेथेनोजन बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ओके, हेंस एक्सक्रीटा ऑफ द कैटल, जैसे गोबर जिसे हम काउडंग कहते हैं या डंग कहते हैं, तो इसमें क्या होता है? बहुत सारा मेथेनोजन होता है। इसीलिए बायोगैस बहुत पहले पुराने समय में बात करें तो वहां पे क्या बायोगैस प्लांट लगते थे और उससे ही खाना बनाया जाता था। बायोगैस इज आल्सो यूज्ड कॉल्ड एज गोबर गैस। इसे हम क्या कहते हैं? गोबर गैस भी कहते हैं या काउडंग गैस कहते हैं। ओके, बायोगैस जो प्लांट होती है इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये ऐसा कुछ प्लांट बनता था। तो यहाँ क्या था? यहाँ क्या था? जैसे ये इसमें डंग डाला जाता था, वाटर डाला जाता था यहाँ से, और यहाँ पे क्या था? ये स्लज था पूरा, ये पूरा इतना क्या था? डाइजेस्टर। और यहीं पे क्या थे? बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते थे। और ऊपर क्या बना था? गैस होल्डर बना था। तो यहाँ बनता था क्या? मेथेन बनती थी और CO2 बनता था, CO2 गैस बनती थी। ओके, यहाँ पे क्या होता था? कंक्रीट टैंक होता था। हेयर स्लरी ऑफ द काउ डंग इज फेड। इट इज अ 10 to 15 फीट डीप टैंक। एक क्या 15 से लगभग 10 से 15 फीट का एक टैंक बनाया जाता था। और वहाँ क्या एक फ्लोटिंग कवर था। प्लेस्ड इनटू द स्लरी राइजेज द गैस इज प्रोड्यूस्ड। और एक यहाँ पे क्या एक स्लरी टैंक बना दिया जाता था, एक क्या गैस होल्डर बना दिया जाता था। और यहीं पे आके गैस क्या करती थी? यहीं पे आके गैस इकट्ठा हो जाती थी। आउटलेट भी था यहाँ। इट इज कनेक्टेड टू द पाइप। यहाँ कई सारे आउटलेट थे, आउटलेट कहते थे। जैसे यहाँ पे क्या वाटर डालते थे, H2O डालते थे, और क्या डालते थे? डंग डालते थे। और यहाँ पे कई सारी पाइप लगे थी। इट सप्लाई द बायोगैस टू नियर बाई हाउसेस। यहाँ पे क्या जैसे मान लीजिए यहाँ निकल गया तो यहाँ एक ऊपर पाइप लगी होती थी
और ये पाइप जैसे हमें क्या क्या जहाँ भी जरूरत है वहां पे इसका इस पाइप के थ्रू हम इसका ट्रांसफर करते थे। ओके। और जो बायोगैस थी वहाँ बायोगैस प्लांट इज यूजुअली सेटअप इन द रूरल एरियाज, गाँव में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता था। वो इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? बायोगैस इज यूज फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग के लिए यूज करी जाती थी। और बायोगैस टेक्नोलॉजी इज इन इंडिया ड्यू टू द एफर्ट ऑफ द, और जो बायोगैस टेक्नोलॉजी है किसने बहुत ज़्यादा हेल्प की इसको बनाने में? इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम IRI कहते हैं, और KVCI जैसे खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो ये सारी हेल्प करती थी बायोगैस के प्लांट को बनाने के लिए। ओके। तो इस लेक्चर में इतना ही। इस पर्टिकुलर लेक्चर में जितनी भी इंटरमीडिएट में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे सीवेज ट्रीटमेंट हो गया, बायोगैस प्रोडक्शन हो गया और फर्मेंटेशन हो गई, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाएंगी जो आने वाला एग्जाम है उसमें भी पूछी जा सकती हैं। ओके। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।